मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स, मंथली साइकिल, ये सब टर्म्स हमने सुने हुए हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी। फेज, जब ब्लीडिंग फेज होता है, जब यूट्रस की लाइनिंग जो है वो शेड हो रही है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। कब होता है? फॉलिकल बना, 14th डे पे ओव्यूलेशन हो गई, जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन था ग्राफियन फॉलिकल का, उसने बना लिया कॉर्पस ल्यूटियम। फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, होंगे स्टिमुलेट होगी उनकी ग्रोथ। तो ये दो हार्मोन्स के लेवल इंक्रीज हो गए। अब जब ये इंक्रीज हुए, एलएच इंक्रीज हो गया, एफएसएच भी इंक्रीज फेज है, दैट इज ल्यूटल फेज, और इट इज आल्सो नोन एज सिक्रीटरी फेज, क्योंकि हार्मोन सिक्रीट होते हैं लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नोवा, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज सिमरन, योर बायोलॉजी एडुकेटर फॉर नीट यूजी कैटेगरी। तो आज के सीरीज, आज के कंसेप्ट स्ट्रीक में हम जो इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स, मंथली साइकिल, ये सब टर्म्स हमने सुने हुए हैं। आज इन्हीं टर्म्स को हम डीकोड करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल होता क्या है, किसमें होता है, कैसे होता है या क्यों होता है। वो सब चीज़ें हम इस कॉन्सेप्ट स्ट्रीक में पढ़ेंगे विद इन 15 मिनट्स। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे क्लास 12 के जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आज हम समझते हैं। शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि होता क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम कॉमन लेमैन लैंग्वेज में बोले तो हमारा यूट्रस आप समझिए। यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है फीमेल के अंदर जो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि जब मेल एंड फीमेल गैमीट फर्टिलाइज करेंगे, उनसे जाइगोट बनेगा, जो भी आगे डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो कहाँ होंगे? यूट्रस के अंदर। इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ होना है? वो यूट्रस के अंदर होना है। यूट्रस ने अब अपने आप को तैयार कर लिया है, वो हर महीने बेचारा तैयारी करता है कि यहाँ इम्प्लांटेशन होगी, यहाँ एक फीटस डेवलप होगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी, यूट्रस की हुई मेहनत बेकार जा रही है। तो इन जनरल जो यूट्रस ने प्रिपरेशन की है वो वेस्ट हो रही है। जो उसके अंदर जो भी उसने अपनी लाइनिंग तैयार की है, एक लेयर तैयार की है यूट्रस ने, वो लेयर जो है वो वेस्ट होके हर मंथ जो है वो बॉडी से शेड होती है, निकलती है विद सम ब्लड सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। तो ये सारा फ्लो ऑफ दीज सेल्स और आई वुड से लेयर, वो सब कहाँ से हो रहा है? हमारी वेजाइना के थ्रू जो है वो रिलीज होता है। तो यही है मेंस्ट्रुएशन। इट इज बेसिकली द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर जो यूट्रस बनाता है फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लांटेशन, पर वो इम्प्लांटेशन होती नहीं है, इसलिए वो एंडोमेट्रियम जो है वो शेड होती है। तो अब हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकली जानते हैं। अब ये है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। फीमेल प्राइमेट्स यानी कि जैसे मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इन सारी फीमेल्स में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है। इसकी ड्यूरेशन जो है वो वेरी कर सकती है। ह्यूमन फीमेल्स की अगर हम बात करें तो रफली 28 to 29 डेज का इसका एवरेज पीरियड है, साइकिल है। तो जब किसी फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है एट अ सर्टेन एज, जब प्यूबर्टी आती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उस टाइम को हम बोलते हैं मेनार्क। इट इज द बिगिन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन बिगिन्स एंड प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड मेनार्क। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एवरेज 28 to 29 डेज के बाद रिपीट होता है, यानी हर मंथ 28-29 दिन के बाद ये साइकिल फिर से रिपीटेडली चलता है। जैसे कि मैंने बताया, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस एट रेगुलर इंटरवल्स। अब ये साइक्लिक इवेंट्स हैं। जब एक मेंस्ट्रुएशन हुआ और जब नेक्स्ट मंथ फिर से मेंस्ट्रुएशन हुआ, इन दो के बीच का जो ये पूरा साइकिल चलता है, पूरा ड्यूरेशन है, इस को हम बोलते हैं एक कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में क्या होता है? ओव्यूलेशन, यानी जो ओवम है, जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, वो ओवरी से रिलीज होता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ये कब होता है? हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में, यानी 14th डे। अगर 28 डेज का साइकिल है तो 14th डे पे क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन। अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। पहले जानते हैं 4 स्टेजेस क्या हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की।
4 स्टेजेस में डिवाइडेड है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, जब ब्लीडिंग फेज होता है, जब यूट्रस की लाइनिंग जो है वो शेड हो रही है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। कब होता है ये? एवरेज 1 से लेके 5 दिन, हर फीमेल में ये वेरी करता है, 1 से 3 भी हो सकता है, 1 से 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो एवरेज 3 से 5 दिन का ये रहता है। तो फर्स्ट 5 डेज ऑफ अ साइकिल हम उसको लेके चलते हैं, इट इज द मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। उसके बाद अब इस फेज में क्या हुआ? एंडोमेट्रियम शेड हो गई है। अब यूट्रस जो है वो फिर से प्रिपेयर करता है, क्योंकि यूट्रस को उम्मीद है बेचारे को कि शायद अब इम्प्लांटेशन हो, तो वो हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करके चल रहा है, तो फिर से वो प्रिपरेशन में लग जाएगा। क्या होगा? एक तो जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होके फिर दोबारा रीजेनरेट होनी शुरू हो जाएगी। उधर से जो हमारी ओवरी है उसके अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होने लग जाएंगे। फॉलिकल्स मैच्योर होंगे ओवरी में, और यूट्रस में क्या हो रहा है? हमारी एंडोमेट्रियम फिर से रीजेनरेट हो रही है। तो इसी वजह से इसको फॉलिक्यूलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब 14th डे, अप्रॉक्स 14th डे पे आके क्या होगी? ओव्यूलेशन, विच इज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। लास्ट फेज है हमारे पास सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज में क्या होता है? ओव्यूलेशन हो गई, ग्राफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी oocyte था वो तो निकल गया, रिमेनिंग पोर्शन जो होगा ग्राफियन फॉलिकल का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाता है कन्वर्ट कॉर्पस ल्यूटियम में। ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, जो जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो इसको हम ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले हम बात करते हैं कि कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। एक बार डायग्रामेटिकली समझते हैं, थ्योरी हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ओवरीज में क्या इवेंट हो रहे हैं, यूट्रस में क्या इवेंट हो रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन से हार्मोन्स जो थे वो ओवरी में काम कर रहे हैं, या पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं ओवरीज में क्या हो रहा है। इधर आप देखेंगे तो ओवरी में जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है वो आगे आगे प्रोलिफरेट करता जा रहा है, उसके अंदर मैच्योरेशन होती जा रही है, और एक एज पे आके वो क्या बना रहा है? ग्राफियन फॉलिकल। अब इस ग्राफियन फॉलिकल में से भी सेकेंडरी oocyte रिलीज होके क्या हो रही है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल था उसने क्या बना लिया? कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये स्टेजेस जो है वो ओवरी के अंदर चल रही हैं कि फॉलिकल कैसे मैच्योर हो रहा है, कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं। नीचे आप देखिए फर्स्ट 5 डेज में क्या हो रहा है? जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज है उसमें क्या है? यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो शेड हो गई, इट इज शेडिंग। जब ये शेड हुई तो ब्लीडिंग फेज आया हमारे पास, मेंस्ट्रुअल फेज। फिर नेक्स्ट 5 डेज के बाद, जब पहले 5 दिन ब्लीडिंग फेज के बाद फिर से जो एंडोमेट्रियम थी वो रीजेनरेट होना शुरू हो गई, उसकी थिकनेस फिर इंक्रीज हो रही है। दिस रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो इसकी थिकनेस अब फिर से इंक्रीज हो रही है। 14th डे पे हमारे पास ओव्यूलेशन हो गया है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम ने बनाया हमारे पास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या बनाया? इसने बनाया था प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या काम करता है? ये इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करके रखता है, और इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम थिक रहेगी, मेंटेन रहेगी, इम्प्लांटेशन तभी सक्सेसफुल होगी और प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहेगी। अब इसके बाद अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, हमें ये थिक एंडोमेट्रियम नहीं चाहिए, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन नहीं है, तो ये नेक्स्ट साइकिल में फिर से डीजेनरेट कर जाएगी। तो ये इवेंट चल रहा है यूट्रस के अंदर, और ये जो फॉलिकल वाला फेज हमने पढ़ा वो किस में चल रहा है? ओवरीज के अंदर, कि किस तरह से फॉलिकल मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बना। 14th डे पे ओव्यूलेशन हो गई, जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन था ग्राफियन फॉलिकल का उसने बना लिया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ने सिक्रीट किया प्रोजेस्टेरोन, जो कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको मेंटेन करता है। पर जब हमें इम्प्लांटेशन नहीं हुई या फिर क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई है, तो हमें एंडोमेट्रियम भी नहीं चाहिए, प्रोजेस्टेरोन का ये प्रेगनेंसी फंक्शन भी नहीं चाहिए, तो ये फिर से एंडोमेट्रियम डीजेनरेट हो जाएगी। ये इवेंट्स हमने पढ़ लिए ओवरीज एंड यूट्रस के अंदर। अब कौन से हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, या फ्लक्चुएशन क्या आ रही है डिफरेंट हार्मोन्स में? तो बेसिकली हम 4 हार्मोन्स स्टडी करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स हैं विच आर LH एंड FSH, और हमारे जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं मेनली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये पार्ट अपना फंक्शन प्ले कर रहे हैं इन ऑल द मेंस्ट्रुअल इवेंट्स।
क्या हो रहा है बेटा, जब हमारे पास अभी मेंस्ट्रुअल फेज है, जब ब्लीडिंग फेज है, तो क्या हो रहा है, हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दीज आर द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनका लेवल बिल्कुल कम है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स जो हैं वो तब बन रहे हैं, या तो जब एस्ट्रोजन तब बनेगा जब फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, या फिर जब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बनेंगे। अब क्या हुआ कि जब हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है तब इनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है। उधर से एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो LH और FSH भी लो लेवल्स पे हैं, पर जब अब आफ्टर 5 डेज फॉलिकल्स ने भी अपना ग्रो करना है, मैच्योर करना है, एंडोमेट्रियम ने भी फिर से ग्रो करना है, तो होता क्या है, जब फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। हियर वी कैन सी, ये फॉलिकल जब ग्रो कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया, एस्ट्रोजन रिलीज किया। इस एस्ट्रोजन ने इंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड था उसको दिया एक पॉजिटिव फीडबैक। उस फीडबैक की वजह से क्या हुआ कि पिट्यूटरी को पता लग गया कि मुझे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इंक्रीज करना है, उसके लेवल को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होंगे तभी तो फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, स्टिमुलेट होगी उनकी ग्रोथ। तो ये दो हार्मोन्स के लेवल इंक्रीज हो गए। अब जब ये इंक्रीज हुए, LH इंक्रीज हो गया, FSH भी इंक्रीज हो रहा है, तो यानी हमारे फॉलिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनका जो मैच्योरेशन है वो बढ़ रहा है। फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं, यहाँ क्या था, एस्ट्रोजन का जो कंसंट्रेशन, जो अमाउंट था वो हाई था फॉलिकुलर फेस में। अब क्या होगा, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपनी पीक पे है तब क्या होगा, हमारे पास ओव्यूलेशन अराउंड 14th डे पे आके जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इट टचेस इट्स पीक, बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। उस टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, उसमें से निकलता है सेकेंडरी oocyte जिसको हम बोल देते हैं ओव्यूलेशन। तो ये प्रोसेस होता है 14th डे पे, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज एट इट्स पीक। A surge in luteinizing hormone causes ovulation। तो अब क्या हुआ, ओव्यूलेशन हो गई फिर से। अब उसके बाद ओव्यूलेशन तो हुई लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल रिमेनिंग जो था उसने बनाया था कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम ने बनाया प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अब क्योंकि हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो हमें ये हार्मोन्स नहीं चाहिए, तो ये एस्ट्रोजन यहाँ क्या करता है, ये देता है नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी को। नेगेटिव फीडबैक में ये क्या बोलता है कि अब जरूरत नहीं है ल्यूटिनाइजिंग और FSH की, इनको कम कर दो, तो ये इनके लेवल क्या हो गए, कम हो गए। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। पहले इसने क्या किया, इसने पॉजिटिव फीडबैक दिया कि फॉलिकल्स की ग्रोथ करवानी है, बढ़ा दो हार्मोन्स का लेवल, तो पिट्यूटरी ने क्या किया, FSH और LH का लेवल बढ़ा दिया। FSH बढ़ा, फॉलिकल्स ग्रो करे, मैच्योर हो गए, ग्राफियन फॉलिकल बन गया। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ा, पिट्यूटरी ने ल्यूटिनाइजिंग भी बढ़ाया, 14th डे पे क्या हुआ, ये ल्यूटिनाइजिंग अपनी पीक पे पहुंच गया, तो उसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल, जो FSH की वजह से ग्राफियन फॉलिकल बना था, मैच्योर हुआ फॉलिकल, वो अब ल्यूटिनाइजिंग की वजह से रप्चर हो गया, उसमें से निकला सेकेंडरी oocyte, यानी हो गई ओव्यूलेशन ऑन द 14th डे। अब ओव्यूलेशन हो गई है, अब क्या हुआ, ये जो हमारे पास बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल था, जो उसके रिमेनेंट्स थे, उन्होंने बना लिया कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन बनाया हाई अमाउंट में, एस्ट्रोजन भी बनाया इसने। ये एस्ट्रोजन ने क्या किया, क्योंकि अब नहीं होनी है हमारे पास, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, इम्प्लांटेशन नहीं होगी, एस्ट्रोजन ने दे दिया नेगेटिव फीडबैक कि भैया प्रोजेस्टेरॉन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तो तुम इनको बंद करो बनाना, इनका लेवल कम करो। क्योंकि देखो, ये अगर बनेगा तो हमारे पास जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहेगा, ठीक है, तो पर चाहिए नहीं है ना, उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें प्रेगनेंसी हार्मोन नहीं चाहिए क्योंकि एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रखनी है, यही तो प्रोजेस्टेरॉन का काम था, तो ये हमें नहीं चाहिए, इसीलिए नेगेटिव फीडबैक जाता है, LH और FSH की अमाउंट कम हो जाती है, अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो फिर चलता है हमारे पास नेक्स्ट साइकिल। नेक्स्ट साइकिल हमने पढ़ा था कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल्स बिल्कुल कम है, यहाँ फिर से लेवल्स कम हुए तो
वो क्या चला, नेक्स्ट साइकिल। तो आफ्टर 28 डेज अराउंड इनके लेवल्स फिर से गिरते हैं, तो हमारे पास फिर से एंडोमेट्रियम जो मेच्योर हुई है, जो प्रोलिफरेट हुई है, वो फिर से क्या हो जाती है, डिग्रेड, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो ये था इवेंट्स कौन से हो रहे हैं और कौन से हॉर्मोन्स कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम थ्योरी में समझते हैं इसी चीज को। सब पढ़ा दिया आपको, बस अब फटाफट इसकी थ्योरी जान लेते हैं। पहले बात की थी हमने मेंस्ट्रुअल फेज की, 3 से 5 दिन होता है ये। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या आएगा, एंडोमेट्रियल वॉल का ब्रेकडाउन, ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल, ये सारे रिलीज होते हैं किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। सेकंड पढ़ा हमने फॉलिकुलर फेज, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल बनाना है उसने, तो इसलिए इसको बोल दिया फॉलिकुलर फेज। उधर यूटरस में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हो रही है, रीजनरेट हो रही है, तो उसको बोल देंगे हम प्रोलिफरेटिव फेज। ये सारे चेंजेस जो हैं, इसके साथ साथ कुछ हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया 14th डे पे, उससे एक सेकेंडरी oocyte जो था वो रिलीज हुआ। और ये होता कब है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लास्ट हमारे पास जो फेज है दैट इज ल्यूटल फेज, और इट इज ऑल्सो नॉन एज सिक्रीटरी फेज, क्योंकि हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन बनाएगा। ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रेगनेंसी एंड इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम मेंटेन करता है, वहीं पे इम्प्लांटेशन हो रही है। अगर इम्प्लांटेशन हेल्दी है, सक्सेसफुल है, तो प्रेगनेंसी भी मेंटेन रहती है। आई होप ये सेशन आप सबके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अच्छी नॉलेज मिली होगी। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल विच इज नीट नोवा। बने रहिए नीट नोवा के साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए रिगार्डिंग नीट 2025 एग्जामिनेशन। और अगर आपको सेशन पसंद आया है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज हैं देन यू कैन कॉमेंट डाउन, आई विल फील मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन।